everyone, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. Students, आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग देखेंगे, ये प्रोसेस होती कैसे है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसे ही अगर लिखा होता बायोटेक्नोलॉजी फिर भी सही होता। देखिए जो रिकॉम्बिनेंट वर्ड है, रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन करना, किसी को फिर से जोड़ना, उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि डीएनए कैसे क्या करता है, किसी एक बार कट होता है फिर किसी से जुड़ता है, ये सारी प्रोसेस। तो देखिए ये एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, तो हमारा ये चैप्टर भी काफ़ी लॉन्ग है, तो हम कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही मेथड है जो कई लेक्चर्स में हम लोग आधे आधे लेक्चर में करके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो होती है इन्वॉल्व होती है सेवरल स्टेप्स, कुछ स्टेप्स में। सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक, अच्छा इससे पहले बता दूं कि ये हम कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। देखिए क्या है कि इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमें क्या उससे क्या बनानी है, हो सकता है कुछ वैक्सीन बनानी हो, ठीक, हो सकता है हमें कुछ नया मेडिसिन बनाना हो उससे, ठीक है, मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा करना हो, एनीवन कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, तो एक आपकी बुक में एग्जाम्पल लिया है, नॉर्मली जो टीचर्स एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल लिया जाता है इंसुलिन का। किसका एग्जाम्पल लिया जाता है, इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है जो कि डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नॉर्मली डायबिटीज़ या शुगर का लेवल घट जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इंसुलिन कहाँ, बॉडी में भी बनता है। ठीक, बॉडी में तो बनता है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, बट ऐसे पर्सन जो डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं और हायर लेवल का डायबिटीज़ उनको हो चुका है, उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो चुका है, तो उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है एज ए इंजेक्शन। ठीक है, तो अभी क्या है कि इंसुलिन पहले या अभी भी हम लोग साइंटिस्ट क्या अभी बाहर मार्केट में कैसे आएगा, तो अदर जो कैटल्स थे जैसे कि काऊ हैं, बफेलो हैं, इनकी बॉडी का इंसुलिन या अदर एनी एनिमल, उनकी बॉडी का इंसुलिन को रिलीज निकाला जाता है और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, बाय अदर मेथड, तो बहुत से मेथड के द्वारा उनको निकाला जाता है, फिर मार्केट में वो ह्यूमंस को दिया जाता है। बट अभी क्या है, चूँकि अभी पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया है कि हमने इंसुलिन को लार्ज क्वांटिटी में बनाने का कोशिश किया और काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो गया है। तो अगर हम इंसुलिन का एग्जांपल लेकर चले, देखिए हम सिर्फ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो ये बोला जाए कि जो बीटा सेल्स हैं बॉडी की, कहाँ होती हैं बीटा सेल्स, पैनक्रियाज में। ठीक है, तो उसकी बीटा सेल में क्या है, अंदर डीएनए है। ठीक, तो इसके डीएनए को, कैसे डीएनए को, जो कि इंसुलिन का डीएनए, ठीक, ये वाला डीएनए, इसको क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। ठीक, और इस डीएनए को क्या किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक, तो जब इसको किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि ये इंसुलिन वाला डीएनए है, ये कि बैक्टीरिया के सेल में जाएगा और इनका जो अपना डीएनए है उनसे जुड़ जाएगा, और फिर बैक्टीरिया क्या करेंगे, ढेर सारे ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे जिनमें क्या हो, इंसुलिन का डीएनए हो प्लस में अपना डीएनए हो। फिर उन सारे के सारे बैक्टीरिया में जिनमें इंसुलिन वाला डीएनए बन चुका है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनेंगे, फिर इनको क्रश किया जाए किसी तरह से और इनसे क्या लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन को प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, फिर इसको हम मार्केट में अपना सप्लाई कर देंगे पैक करके। तो इससे क्या हुआ, देखिए हमने एक सेल बीटा सेल का यूज़ किया और लार्ज क्वांटिटी में हमने डीएनए बना लिया। ठीक है, आई मीन इंसुलिन बना लिया। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक नॉर्मल, एक मैंने ये बहुत ही लंबे स्टेप को एकदम शॉर्ट में बताया आपको, एकदम शॉर्ट में। ठीक, बट ये इतना इजी नहीं कि आपने निकाला बैक्टीरिया में डाला फिर मार्केट में आ गया, इतना इजी नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरता है तब जाके ये बनता है। तो इसी प्रक्रिया को हमें पढ़ना है, इसे लिखा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। इसी एक्टिविटी को हमें देखना है कि आखिर क्या होता है। तो कुछ स्टेप्स में इस पूरे के पूरे एक्टिविटी को कुछ काफ़ी स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग,
देखते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होती कैसी है। ओके, तब देखिए अब ये स्टेप्स आप देखिए। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब जो डीएनए हमें चाहिए, हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहले वो प्रोडक्ट कहीं पे जहाँ पे भी होगा, लिविंग बॉडी में हो, ह्यूमन कहीं हो, पहले उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, वहाँ से रिलीज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट के डीएनए को रिलीज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसीलिए बोला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को अलग करना। और आज हम अपने वीडियो में सिर्फ पहला स्टेप ही देख पाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो सारे स्टेप्स एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। पहले क्या देखेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिलहाल और भी देख लेते हैं और क्या होता है। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए को फिर कट किया जाएगा, मीन्स फ्रेगमेंट छोटे छोटे पार्ट में कट किया जाएगा। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उन सब छोटे पार्ट में से हमको कोई एक पार्ट चाहिए होगा जो हमें लिए आवश्यक है, फिर उसको वहाँ से निकालेंगे। फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट वेक्टर, फिर एक वेक्टर आएगा इससे हम उसको बाइंड करेंगे। फिर ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर वेक्टर से जोड़ने के बाद हम किसी होस्ट में, मीन्स उसी बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। फिर क्या होगा कि जब हम डीएनए में, मीन्स बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाई जाएगी, कल्चर किया जाएगा, उनका रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा, जिससे बहुत अधिक मात्रा में वो बैक्टीरिया हमको मिल जाए। फिर डिजायर्ड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करना, जो आवश्यक प्रोडक्ट है हम फिर अलग करेंगे। तो मैंने बोला ना कि काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो सबसे पहला आज हम जो स्टेप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमको बनाना है, उस प्रोडक्ट का डीएनए हमको लेना है, ठीक। चलिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्या लिखा है, न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली देखिए क्या होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए, यही दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो लिखा है न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ज़्यादातर में क्या होता है, डीएनए होता है, बट आरएनए भी हो सकता है। ओके, क्या है डीएनए, क्या होता है, डीएनए इज इंक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। अब डीएनए क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर बंद है ना यहाँ पे, ठीक। वी हैव टू ब्रेक द सेल। अब इसका अभी देखिए, अगर ये प्लांट सेल होती तो सबसे बाहर क्या होता, ये होता क्या आपका सेल वॉल, ठीक, क्या होता सेल वॉल, ठीक। फिर अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो पैक है, फिर उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी आपको मिलता है न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलता है, ठीक। तो इसीलिए बोला है कि डीएनए इनक्लोज होता है, बंद होता है मेम्ब्रेन्स में। वी हैव टू ब्रेक, हमको ब्रेक करना चाहिए, सेल को ओपन करना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए डीएनए को, ठीक। और उसके साथ साथ क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी ब्रेक करना चाहिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन है, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए न्यूक्लियस में, तो वहीं पे क्या आरएनए भी होगा। इसके अलावा और क्या होगा, वहाँ प्रोटीन्स होंगी, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, और इम्पॉर्टेंट बात है जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनाई है। तो हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए ना, तो हम आरएनए को भी ब्रेक कर देंगे, प्रोटीन को भी ब्रेक कर देंगे, लिपिड को भी, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, ठीक। तो इन सबको ब्रेक करने के लिए कुछ चीज़ें आएंगी जो ब्रेक करेंगे, कुछ एंजाइम्स आएंगे। क्या लिखा है, रिक्वायर्ड डीएनए, जो आवश्यक डीएनए, जब हम उसको निकाल लेंगे, कहाँ से, न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक, निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक। इट नीड टू बी, और हमें किस चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए ना, इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक। और चूंकि हमको एकदम साफ़ सुथरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे, फिर आरी से उसे कट करेंगे, और वो जो चाहिए होगा वो एकदम प्योर फॉर्म में होगा, फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, अभी मैंने बताया लिपिड, प्रोटीन, इन सब से दूर होगा, एकदम फ्री होगा, एकदम शुद्ध होगा, ठीक। अच्छा, तो वो तो कट करेंगे हम बाद में, पहले उसको रिलीज तो करें। तो क्या बोला, डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, डीएनए कहाँ, मेम्ब्रेन में बंद है। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड आल्सो। ये वही सेंटेंस को रिपीट कर दिया है।
दिस कैन बी अचीव्ड बाई, अब जितनी भी बाहर की कवरिंग है उसको ब्रेक करना है हमें, ठीक। तो जब ब्रेक करना है तो अगर बोला जाए बैक्टीरियल सेल है, ठीक। मान लीजिए कि जो आप डीएनए निकाल रहे हो सकता है जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इंसुलिन हो सकता है बैक्टीरिया का ही डीएनए हमें किसी काम में आए हमारे जनरल लाइफ में, तो हम उसी से कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले उसी का हम अलग करेंगे डीएनए, ठीक है। फिर उस डीएनए को किसी और बॉडी में डालेंगे, फिर उस बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे, तो वो तो है। तो अगर वो बैक्टीरिया की सेल है तो आप जानते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है सबसे बाहर क्या होगी, सेल वॉल, ठीक। और इनकी सेल वॉल किससे मिल के बनी होती है, इनकी सेल वॉल मिलकर बनी पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक। तो एक तरह से सीधा सिंपल सा बोला जाए कि जो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग है, ठीक, इसको ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम आएगा, उस एंजाइम को बोला गया है क्या, लाइसोजाइम, क्या, लाइसोजाइम। ये लिखा है देखिए, लाइसोजाइम ब्रैकेट में बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक। लिखा है बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल या टिश्यू, ठीक, विथ एंजाइम, एंजाइम से ब्रेक होगा, सच एज लाइसोजाइम। बैक्टीरिया का अगर सेल हो तो लाइसोजाइम से ब्रेक होगा। सेलुलोज, क्योंकि आप जानते हैं जो प्लांट की सेल वॉल है किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक। तो सेलुलोज को कौन ब्रेक करेगा, सेलुलेज ब्रेक करेगा। कहीं अगर फंगस का डीएनए निकालना है तो फंगस का आउटर सेल वॉल काइटिन से मिलकर बना है तो उसको कौन ब्रेक करेगा, काइटिनेज ब्रेक करेगा, ठीक। तो सिंपल सा है कि अगर बैक्टीरिया की सेल है तो लाइसोजाइम ब्रेक कर देगा, प्लांट की सेल है तो सेलुलेज ब्रेक कर देगा, और फंगस की सेल है तो काइटिनेज ब्रेक कर देगा, ठीक। तो चलिए बाहर की कवरिंग तो ब्रेक हो गई, ठीक। फिर हम एंट्री कर रहे हैं अंदर, अंदर है तो क्या आरएनए मिला है, तो आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ राइबोन्यूक्लियस या आरएनएज बोला जाए, वो एंजाइम आएगा, ठीक, उसको ख़त्म कर देगा। अगर वहीं पे प्रोटीन होगा, या आप जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल तो सबसे बाहर है वो तो ब्रेक हो चुका है, चलो सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन लिपिड से, उसको ही अगर पहले ही ब्रेक करना हो तो प्रोटीन के लिए कौन आएगा, प्रोटीएज आएगा, ठीक। तो याद देखिए सभी मटेरियल को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट है, आरएनए को राइबोन्यूक्लियस या आरएनएज ब्रेक कर देगा, प्रोटीन को प्रोटीएज, ठीक। यही लिपिड होता तो क्या ब्रेक करता है, लाइपेज ब्रेक कर देता, ठीक। तो फाइनली क्या हम लोगों को जो आउटर कवरिंग डीएनए की चाहिए थी हमने उसको ब्रेक कर दिया और हम अंदर एंट्री कर गए हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया है, बट इससे पहले सुनिए कि अभी क्या है, आपने जो अंदर है ये डीएनए को क्या कर लिया है, ये बाहर निकाल लिया, ठीक। अभी आपको डीएनए बाहर निकल गया है। तो अभी क्या है कि ये जो डीएनए है, ये जो रिलीज हुआ है, ठीक, इसके साथ क्या है कुछ इम्प्योरिटी भी चली है, ऐसा नहीं कि ये शुद्ध है, अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है डीएनए, अभी हमें इसे शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुद्ध करना पड़ेगा, तो शुद्ध करने के लिए एक प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी मैं। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये इससे पहले भी नाम आ चुका है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। तो अभी क्या है देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा, जो आउटर कवरिंग थी सेल्स की उसको आपने रप्चर कर लिया है, आपके पास ये डीएनए निकल के आ गया है, बट ये डीएनए क्या अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी भी प्योर नहीं, अभी भी कुछ इसमें ऐसे कंटामिनेंट्स है या ऐसी चीज़ें जो आपके यूज़ में नहीं, ठीक। तो अभी हमें डीएनए को शुद्ध करना होगा, तब जाके हम कुछ करेंगे, कुछ यूज़ कर सकते हैं, इस डीएनए का आगे कुछ यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हम देख लें आरई क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में सबसे पहले दो एंजाइम पता किए गए, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिचिया कोलाई व राइसोल। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1963 में कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि मान लीजिए बैक्टीरिया के सेल है, ठीक, इस पे कौन आके कोई एक वायरस आके अटैक करा, उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, ध्यान रखिएगा बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक। तो एक वायरस आके अटैक कर रहा है, इस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, ठीक। अच्छा, तो ये वायरस आके अटैक किया, अपना क्या करेगा, अपना जेनेटिक, अटैक करने का क्या मतलब है, अपना जेनेटिक मटेरियल भेज देगा अंदर, कि ये इनका जेनेटिक मटेरियल जाए और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को अपने कंट्रोल में कर ले और फिर डिजीज़ काज करने लगे। तो क्या है कि जिस समय ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल एंट्री कराए, उसी समय इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल एंजाइम बन गया, ठीक।
उसी स्पेशल एंजाइम को हम लोग क्या नाम दे दिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब रोक लगा दी किसके, ये जो वायरस का आया था मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, उसको ब्रेक कर दिया पूरी तरह से। ठीक, तो ये क्या कहा जाए कि जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से उनका गायब हो गया। अब क्या बचा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बचा और इनका अपना बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल बचा। ठीक, तो चूंकि इसने वायरस के जेनेटिक मटेरियल को एंट्री करने पर भी मार दिया, वो आ गया था अंदर लेकिन मार दिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया, इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या दे दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, इसीलिए पॉइंट लिखा है कि इन 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक दिए इन एस्चेरिचिया कोलाई, किसमें, एक बैक्टीरिया में। ठीक, तो बाद में इनको निकाला गया बाहर, देखा गया कि यार ये एंजाइम तो बड़े बेनिफिशियल हैं भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो कट करते हैं डीएनए को। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अच्छा ये किस काम में आते हैं, कट करने के काम में आते हैं। वन ऑफ दीज, अच्छा यहाँ लिखा है ना दो एंजाइम, एक्चुअल में देखा गया तो दो एंजाइम थे, दोनों ही क्या थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे। एक क्या कर रहा था, एक कर रहा था कि मेथिल ग्रुप ऐड कर रहा था, कहाँ, डीएनए पे। ठीक, जबकि दूसरा क्या कर रहा था, कट कर रहा था। ठीक है, तो अभी देखा गया, अभी जब मेथिल ग्रुप ऐड कर दिए हैं ना वहाँ पे, एक तो गया मार दिया और दूसरा क्या किया, डीएनए पे, बैक्टीरिया के डीएनए पे क्या कर दिया, मेथिल ग्रुप। अब कोई भी बाहरी आकर इस बैक्टीरिया के डीएनए को खराब नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम में नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो बाद में जब देखा गया कि अच्छा ये सारे काम किसने किए, तो पता चला कि ये तो सेल के अंदर हो रहा है। ठीक, और डीएनए सेल के अंदर हो रहा है। अच्छा, और कहा डीएनए के, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए को मतलब क्या कर रहा है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखा गया कि ये काम कहाँ कर रहा है, अगर यही एंजाइम बीच में काम कर रहा है, ठीक, डीएनए के बीच में काम कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा एंडोन्यूक्लियस। क्या बोला जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। और यही अगर किनारे पे काम कर रहा है तो इसको बोला जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। तो देखिए ये इनसाइड भी काम कर रहा था और एक्साइड भी काम कर रहा था, इसीलिए बोला गया ये एंडोन्यूक्लियस भी है, एक्सोन्यूक्लियस भी है। तो इसलिए बोला गया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आपका एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं, एंडोन्यूक्लियस भी होते हैं। तो बोला है, और अभी इसके टाइप्स आएंगे। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सबसे पहला खोजा जाने वाला एंडोन्यूक्लियस कौन था, हिंड सेकेंड। हिंड सेकेंड एक एंजाइम का नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है। ठीक, हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष पॉइंट से कट करता है। हिंड सेकेंड, फिर सुनिए क्या, हिंड सेकेंड एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये अंदर डीएनए के बीच से काम करता है, इसलिए इसको एंडोन्यूक्लियस बोला जाता है। और ख़ास बात है कि ये जाएगा, काम क्या है इसका, कट करना, किसी भी आरी का हो काम क्या होता है, कट करना। तो हिंड सेकेंड जाएगा, डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करेगा, लेकिन एक विशेष जगह से कट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएनए ये है कहीं से भी गया कट वट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये जाएगा तो एक विशेष पॉइंट देखेगा, पहचानेगा कि पहचानने योग्य पॉइंट, वहीं पे जाकर कट करेगा, ऐसे कहीं कट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बोला हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, विशेष प्रकार के सीक्वेंस को पहचानेगा ऑफ 6 बेस पेयर। ठीक, एक विशेष तरह से जो नाइट्रोजनस पेयर होंगे, नाइट्रोजनस समझते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब क्या होंगे, विशेष प्रकार से एक सीक्वेंस में अरेंज होंगे। ठीक, वहीं से क्या करेगा, कट करेगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये जो विशेष प्रकार के सीक्वेंस, इसको क्या बोला गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब पहचानने वाली सीक्वेंस। ठीक, क्योंकि यहीं पे तो जाके पहचाना, तभी तो कट किया फॉर हिंड सेकेंड। टुडे वी नो, अब के समय में लगभग 900 से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी है, किससे, 230 बैक्टीरिया से। सोचिए 200 बैक्टीरिया की संख्या 230 से, बस उनसे 900 से अधिक, मतलब क्या है कि किसी भी बैक्टीरिया में एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो है अभी आपने देखा था ना हिंड सेकेंड, ठीक, तो इसमें का जब भी किसी बैक्टीरिया का नेमिंग किया जाता है तो पहला लेटर जीनस से और दूसरे 2 लेटर स्पीसीज से, ये बस इतना जान लीजिए, आपका नेमिंग नहीं आएगा या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना चाहिए, पहला लेटर जीनस से लिया गया, दूसरा स्पीसीज से। ठीक,
अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस क्लास से बिलोंग करता है उस क्लास को बोलते हैं न्यूक्लियेजेस। क्या? न्यूक्लियेजेस। ठीक, आपने 11th में पढ़ा होगा कि एंजाइम्स की क्लासेस होती हैं। ठीक है, कुछ क्लासेस होते हैं, उसके अंतर्गत कई एंजाइम आते हैं। तो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस क्लास के अंदर, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पे वर्क करता है इसी वजह से। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। क्या करता है? डीएनए जहाँ ये जो एंड पोजीशन होती है, जैसे बोला जाइए तो ये जो एंड पोजीशन होती है यहाँ से कट करने का काम आता है, नाइट्रोजनस बेसिस को हटाने का काम आता है। ठीक, इसीलिए एक्सोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। अब क्या ये आता है और विशेष सीक्वेंस, अभी मैंने बताया ना पहचानने योग्य, जाता है डीएनए में, देखता है कहीं स्पेशल सीक्वेंस इसको दिख रहा है नाइट्रोजनस बेसिस का, सीक्वेंस का मतलब विशेष प्रकार से नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट, उसी को स्पेसिफिक सीक्वेंस बोला गया, तो वहीं से बीच से कट कर दिया, इसीलिए बोला गया है इंडोन्यूक्लियस। ओके, ईच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, मतलब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फंक्शनिंग बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए। अच्छा, जब ये कट करता है तो डीएनए की लंबाई वगैरह भी जज कर लेता है। कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। आप जानते हैं कि किससे मिलकर बना है कोई भी डीएनए? नाइट्रोजनस बेसिस और आपका शुगर और फॉस्फेट, ये तीन चीज़ें हैं, इसी से मिलकर बना है। तो नाइट्रोजनस बेसिस तो शुगर पे लगे होते हैं किनारे, बॉन्डिंग किसके बीच होती है? बॉन्डिंग तो आपके शुगर और फॉस्फेट के बीच में ही होती है, तो इन्हीं के बीच के बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक करता है। मीन्स कभी भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस आएगा तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में ही कट लगाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने शुगर फॉस्फेट तो कहीं भी कट लगा दे, वो देखेगा कि कहाँ स्पेशल पॉइंट मिल रहा है, कहाँ स्पेसिफिक पॉइंट मिल रहा है, कहाँ रिकॉग्निशन पॉइंट मिल रहा है, वहीं के शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तो बोला है ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक, तो जो रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, पहचान रहा है, जहाँ के स्पेशल नाइट्रोजनस बेसिस के अरेंजमेंट को पहचान रहा है, तो वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट होता है उस प्रकार से जो स्पेशल सीक्वेंस बन के आता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये ध्यान रखिएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। ठीक, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कुछ स्पेशल तरह से अरेंज होते हैं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, उसी को बोल दिया गया पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लियर? चलिए, पैलिंड्रोम से यहाँ दिया है, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स का ग्रुप है दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब पैलिंड्रोम का मतलब ऐसा कोई एक सेंटेंस लिखा हो जिसको आप राइट से पढ़ो या लेफ्ट से सेम आएगा। जैसे मलयालम, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, इधर से पढ़िए फिर भी मलयालम, इधर से पढ़िए ऐसे जाइए फिर भी, ऐसे जाइए फिर भी, दोनों तरह से क्या है? मलयालम। ये ठीक, कुछ ऐसा ही होता है। दूसरा एग्जाम्पल डीएनए के उस पर लेते हैं, फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। चूँकि आप डीएनए डबल हेलिक्स होता है ना, ऐसे ही तो राउंडेड होता है, तो क्या है? ये है, ये है। ठीक, अच्छा, डीएनए का एक एंड अगर 5 है, 5वें कार्बन पे ख़त्म हो रहा है, तो फिक्स दूसरा जो होगा तीसरे पे ख़त्म होगा, और इसका अपोजिट वाला 5वें पे ख़त्म होगा और इसका अपोजिट तीसरे पे। ये वेल नोन है, आप जानते रहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक्सप्लेन करूँगी ऐसा क्यों होता है कि एक एंड 5 पे ख़त्म हो रहा है, एक 3 पे, उसको मैं वहाँ डिस्कस करूँगी। खैर, अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना ये दो अरेंजमेंट्स, एक मिनट, ये देख रहे हैं दो अरेंजमेंट, एक 5 प्राइम एंड है, लास्ट एंड 3 पे है, एक का 3 है, लास्ट एंड 5 पे है। ठीक, तो अब यहाँ आपको मेन ध्यान रखना है, पैलिंड्रोमिक पहचानिए। देखिए कैसे होगा, यहाँ 5 से चलें, 5 से 3 की तरफ चल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिए 5 से 3 की तरफ चल रहा है, तो क्या मिल रहा है? GAATTC। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट मिल रहा है। तो हमको दूसरे में भी क्या 5 से 3 की तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि हमें सेम अरेंजमेंट मिलना चाहिए। अगर इधर 5 से 3 देखें तो क्या होगा? देखिए GAATTC, वहाँ 5 से 3 GAATTC। ठीक, ओके। अगर इधर 3 से 5 चलते तब भी देखिए CTTAAG, इधर 3 से 5 चलते CTTAG। ठीक, तो कुल मिला के क्या है कि हमें दोनों साइड से क्या मिल रहा है? सेम ही अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ मलयालम तो एक ही सेंटेंस था,
तो हमने एक बार में ख़त्म कर दी। चूँकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, तो हम दोनों देखेंगे ना, दोनों साइड रिपीट हो, इस वजह से। तो यार कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही वर्ड में दोनों दिखा दिए, यहाँ दो में दिखाया तो दो में दिखाएगा ही, क्योंकि दो स्ट्रैंड है तो दो स्ट्रैंड की बात कर रही है, ठीक है, इसलिए। तो फिर से देखिए 5 से 3 प्राइम में चलेंगे तो GAATTC, और इधर अगर 5 से 3 चलेंगे GAATTC। क्लियर? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कभी भी आए तो आप डेफिनेशन लिखिए, दो एग्जाम्पल्स लिखिए, बेस्ट है। देखिए यहाँ दिखाया गया है आरी ने कट किया, ठीक। आरी देखिए किसके बीच में, हमेशा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो हम सभी नहीं लेकिन कुछ अभी आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, इकोआर, ठीक। ये क्या है, इकोआर फर्स्ट, ये एक प्रकार का ये भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे हिंड सेकेंड था, वैसे इकोआर फर्स्ट, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है ना, कि ये भी आएगा वही पहचानेगा। देखिए GAATTC इसको दिखा अरेंजमेंट, तो ये क्या करेगा, इसकी क्वालिटी ही है कि ये आएगा में से G और A के बीच का ही शुगर फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ देगा। तो इधर से कट किया GA को और नीचे से भी कट किया GA को, ठीक है। देखिए कट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, G और नीचे CTTA बचा, ऊपर का CTTA और नीचे का G, ठीक। मतलब कट करने के बाद जब आरी ने कट किया तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिला। ओके, तो देखिए इस तरह से कट करता है। ये तो आपको क्या हो गया, आरी का पूरा आपने देख लिया, इंट्रो देख लिया, और आपने देख लिया कि आइसोलेशन मीन्स क्या, आप डीएनए को अलग कैसे करोगे, ठीक। पहला स्टेप अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम दूसरा स्टेप देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि आपने जो न्यूक्लियस से डीएनए को निकाला है वो पूरी तरह से भी स्वच्छ नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, अभी हमें उसे शुद्ध भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।